ईपीजी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर शंभुगुप्त, प्रोफेसर स्त्री अध्ययन विभाग, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से संबद्ध हूँ। आज हम स्त्री लेखन प्रश्न पत्र के अंतर्गत स्त्री चिंतक पश्चिमी विषय पर चर्चा करेंगे। इस पाठ का उद्देश्य ये है, इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप ये समझ पाएंगे, नंबर 1, स्त्रीवादी चिंतन के प्रारंभ की प्रक्रिया एवं पृष्ठभूमि क्या है, ये आप जानेंगे। दूसरा, पश्चिमी दुनिया में स्त्री आंदोलन की विकास प्रक्रिया क्या है और उसकी उपलब्धियां क्या रही हैं। तीसरा, पश्चिमी दुनिया की 3 या और जो 4 प्रमुख सर्वप्रधान स्त्री चिंतकों का स्त्री चिंतन के विकास में योगदान क्या रहा है, ये हम जानेंगे। हम इसमें लगभग 4 स्त्री चिंतकों को लेंगे जिन्होंने कि पश्चिमी स्त्री चिंतन में महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक योगदान किया है। इसके अलावा दुनिया भर में स्त्रियों की नियति, उनके दुख, उन पर की जाती हिंसा के कारण, सामाजिक पितृसत्ता की परिस्थितियां इत्यादि सब मुद्दों को इस पाठ के उपरांत हम थोड़ा समझ पाएंगे। इसके अलावा स्त्री की नियति में आंदोलन और संघर्ष द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की पद्धति क्या है, ये हम विश्लेषित कर पाएंगे। इन सारे मुद्दों पर हम बात कुछ बिंदुओं के आधार पर करेंगे। पहला, इस पाठ की प्रस्तावना क्या है, ये आप देखें। समकालीन स्त्री चिंतन के मूल में पश्चिम के स्त्री चिंतन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हिंदी के स्त्री लेखन पर पाश्चात्य स्त्री लेखन का गहरा प्रभाव पड़ा है। इस चिंतन से हिंदी लेखिकाओं की विषय वस्तु और रचना दृष्टि प्रभावित हुई है। अतः समकालीन स्त्री साहित्य की पृष्ठभूमि में सक्रिय इन पश्चिम स्त्री चिंतकों की मूल्य मान्यताओं को समझना आवश्यक है। इस दृष्टि से पश्चिमी स्त्री चिंतकों में वर्जीनिया वुल्फ, सिमोन दे beauvoir, बेट्टी फ्रीदन और जर्मेन ग्रियर के विचारों से अवगत होना उपयोगी होगा। इन चारों को हम क्रमशः लेंगे। सबसे ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे पुराना और पहला नाम है वर्जीनिया वुल्फ का। स्त्री चिंतकों में सबसे पहला नाम वर्जीनिया वुल्फ का आता है। वर्जीनिया वुल्फ उत्तरवर्ती विक्टोरियाई युग की कथित कुलीनता के खिलाफ सशक्त झंडा बुलंद करती दिखाई देती हैं। वर्जीनिया वुल्फ, जिनका मूल नाम एडलिन वर्जीनिया स्टेफेन था, उनका जन्म इंग्लैंड के मिडिल सेक्स के केनसिंगटन में 25 जनवरी 1882 को हुआ था। मात्र 59 वर्ष की उम्र में 24 मार्च 1941 को उनकी दुखद मृत्यु हुई। असल में अपने पागलपन के भय से मुक्त होने के लिए अपने कपड़ों में पत्थर बांधकर ससेक्स की ऑज नदी में डूबकर उन्होंने अपनी जान दे दी, आत्मघात कर लिया। वर्जीनिया वुल्फ को अंग्रेजी उपन्यासों में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस शैली की जन्मदात्री माना जाता है। इसके लिए आपको देख सकते हैं, संदर्भ के लिए अपना कमरा, जो उनका द वंस रूम का अनुवाद है, अपना कमरा, रूम ऑफ वंस ओन, उसका अनुवाद है अपना कमरा, जो गोपाल प्रधान ने किया है। उनका संबंध इंग्लैंड के प्रसिद्ध ब्लूम्सबरी ग्रुप से था। वर्जीनिया वुल्फ सृजनात्मक लेखिका, कथाकार, जीवनीकार, नाटककार इत्यादि के अलावा उस समय की सबसे प्रसिद्ध आलोचक भी थीं। लगातार टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट में उनकी समीक्षाएं लिखती थी। वर्जीनिया वुल्फ कोई अकादमिक आलोचक नहीं थी। उनकी आलोचना वास्तविक अर्थों में सृजनात्मक थी। एक तरह से देखा जाए तो उनकी आलोचना की सृजनात्मकता से ही स्त्री चिंतन की ज्योति विकिरित होती देखी जाती है। इस बात को दूसरे शब्दों में इस तरह भी कह सकते हैं कि उनकी आलोचना की सृजनात्मकता यह है कि वे स्त्री चिंतन और स्त्री विमर्श की नवीन सैद्धांतिकी निर्मित करती चलती हैं। यह उनके अपने अंतर्निषेधों से आत्मसंघर्ष की प्रक्रिया से गुजरते हुए संभव हो सका था। उनका कहना है कि कोट, अगर मुझे किताबों की समीक्षा करनी है तो मुझे एक भीमकाय राक्षस से लड़ने की जरूरत पड़ेगी, और यह भीमकाय राक्षस एक औरत थी। यह दरअसल स्त्री संबंधी वह उत्तर विक्टोरियन विचार दृष्टि थी जो स्त्री को उसकी अपनी ही विचित्र सीमा में बांधे रखती थी और धीरे धीरे नष्ट करती चलती थी। वर्जीनिया ने लिखा, कोट, उन दिनों रानी विक्टोरिया के अंतिम दिनों हर घर में यह गुड़िया होती थी, और जब मैंने लिखना शुरू किया तो पहले हरूफ के साथ ही उससे मुठभेड़ हो गई। मैंने आत्मरक्षा में उसकी हत्या की। अगर मैं उसे ना मार डालती तो वह मुझे मार डालती। वह मेरे लेखन के सीने से दिल निकाल लेती। अनकोट।
इस पूरी प्रक्रिया से जो सिद्धांत निकलकर बाहर आया वह यह था, कोट उन्हीं के शब्दों में है ये, अपना दिमाग हुए बिना मानवीय संबंधों, नैतिकता, सेक्स के बारे में जो मैं सही समझती हूँ उसे कहे बिना एक उपन्यास की समीक्षा भी नहीं लिखी जा सकती, अनकोट। वर्जीनिया वुल्फ की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है अ रूम ऑफ वंस ओन, जैसा मैंने आपको ये बताया। उनकी अन्य प्रसिद्धतम पुस्तकों में द कॉमन रीडर, थ्री गिनीज निबंध, ऑरलैंडो, द वेव्स, बिटवीन द एक्सट्रेस उपन्यास, मिसेज डालोवेज पार्टी कहानी, द डायरी ऑफ वर्जीनिया वुल्फ 5 खंडों में ये उनकी डायरी है। वर्जीनिया वुल्फ के विचारों को हम निम्नांकित बिंदुओं में स्पष्टतः प्रस्तुत कर सकते हैं। चूंकि ये एक पाठशाला है और विद्यार्थियों को बिंदुवार चीजें समझने में आसानी रहती है, इसलिए हमने इसे बिंदुओं में बांट करके उनके विचारों को देखा है। इससे चीजें सिलसिलेवार रूप से स्पष्ट होंगी। नंबर 1, औरतों की अक्षमताएं सामाजिक और आर्थिक हैं। औरतों को जो सक्षम औरतों को जो अक्षम माना या कहा जाता है, तो इसके मूल में उनकी भी सामाजिक व आर्थिक स्थितियां हैं जिनमें जीवन भर उन्हें डाले रखा जाता है। यानी सेक्स इसका कोई कारण नहीं है, यौनिकता इसका वो कारण नहीं है, बल्कि इसके पीछे के जो कारण है वे सामाजिक और आर्थिक है। यही वो आधारभूत चिंतन प्रणाली है जिसके जो आगे चल करके इस पूरे आंदोलन का और विचारधारा का आधार बन। दूसरा, वर्जीनिया वुल्फ स्त्री की आर्थिक दरिद्रता के मसले को प्रधानता के साथ उठाती हैं। वे सीधे सीधे पूछती हैं, कोट, मर्द इतने समृद्ध क्यों हैं और औरतें इतनी दरिद्र क्यों हैं, यानी कि अनकोट, यानी कि वे ये सवाल उठाती हैं कि औरतों की आजादी का संबंध उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता से बहुत गहरा है। पश्चिमी दुनिया में ये पहली बार हुआ। नंबर 3, वर्जीनिया वुल्फ इस प्रश्न पर गहराई से विचार करती हैं कि दरिद्रता, आर्थिक अभावों का लेखन क्षमता पर कैसे और क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने लिखा, ये उनके उसी किताब से कोट है, कथा साहित्य पर दरिद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, कलाकृतियों के सृजन के लिए कौन सी परिस्थितियां आवश्यक हैं, अनकोट। इस संबंध में जब वे औरतों की परिस्थितियों की बात करती हैं तो सारा माजरा साफ होता है कि अंग्रेजी साहित्य के इतने लंबे इतिहास में स्त्री लेखिकाओं की संख्या इतनी नगण्य क्यों है। वे एक बहुत गंभीर मसले पर बात करती हैं कि साहित्य में स्त्रियां क्यों नहीं हैं, और इसके पीछे जिन कारणों की तलाश वो करती हैं या जो कारण इसके पीछे उनके समझ में आते हैं वे आर्थिक और सामाजिक हैं। नंबर 4, वर्जीनिया वुल्फ सीधे सीधे आरोप लगाती हैं कि स्त्रियों को लगातार लेखन के क्षेत्र में हतोत्साहित किया गया है और इस मामले में लैंगिक भेदभाव की बहुत ही लंबी बेहया परंपरा चली आई है। इस मामले में वे एक कल्पना करती हैं कि महान नाटककार शेक्सपियर की एक बहन भी थी जो अत्यंत ही प्रतिभाशाली थी। हम आज उनके बारे में कुछ नहीं जानते, तो इसलिए कि उसे वह वातावरण, प्रोत्साहन ही नहीं मिला जो उसे लेखन में आगे बढ़ाता। यहाँ आकर के वर्जीनिया वुल्फ उस बात पर हमारा ध्यान खींचती है, उस बात की तरफ हमारा ध्यान खींचती है कि कैसे यौन विभेद के आधार पर अन्याय स्त्री के साथ होता है, कैसे उसको वो माहौल नहीं मिल पाता जो कि पुरुष को मिलता है। अगला, नंबर 5, अगर औरत को कथा कहानी लिखनी है तो उसके पास पैसा होना चाहिए और अपना कमरा होना चाहिए। बेसिक चीज है जो पहली बार उन्होंने कहा कि लिखने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक तो आर्थिक आत्मनिर्भरता कि आप अपना निर्णय खुद ले सकें, और दूसरा एकांत जो कि लेखन के लिए बहुत आवश्यक है। स्त्रियों के जीवन में एकांत की इतनी कमी है कि वो लेखन की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाती। इसलिए सबसे पहला जो महत्वपूर्ण विचार उन्होंने रखा वो ये कि स्त्री को अगर अपनी कुछ सृजनात्मक उपलब्धि करनी है तो उसके लिए एक कमरा होना चाहिए। वर्जीनिया वुल्फ ने इस मुहावरे को प्रतीकात्मक रूप में लिया है। उनका वास्तविक आशय इसके पीछे यह था कि कोट, उसे अपना कमरा और 500 सालाना दीजिए, उसे अपने मन से बोलने दीजिए और जितना वह आजकल काम करती है उसमें से आधा कर दीजिए, अनकोट। यानी कि उसे जैसी पुरुष को आज़ादी मिलती है, जैसे उसे सुविधाएं मिलती हैं, उसे आत्मनिर्भरता आपने दी है, वैसे स्त्री को भी दीजिए, फिर देखिए वो कितना काम करती है। फालतू के काम, बेकार के काम, असृजनात्मक कार्य उसके कंधे पे आपने डाल रखे हैं,
उनको आधा कर दीजिए, उनको कम कर दीजिए और उसे थोड़ा आज़ादी दीजिए, तो आप देखेंगे वो कितना शानदार सृजन कर पाती है। अगला बिंदु जिस पर हम विचार करेंगे वो है वर्जीनिया वुल्फ जोरदारी से इस आरोप का खंडन करती हैं और इसका जवाब देती हैं कि औरतों में प्रतिभा का अभाव होता है, कि वे पुरुषों की अपेक्षा हीन होती हैं। वे कहती हैं कि इस तरह की बातों के पीछे घनघोर लैंगिक राजनीति और दुर्भावना काम कर रही होती है। स्त्रियों को यदि बराबर अवसर मिले तो वे भी भरपूर और श्रेष्ठ लिख सकती हैं। स्त्रियां हीन दरअसल होती नहीं हैं, बल्कि पुरुष उन्हें हीन घोषित करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज वो वर्जिनिया वुल्फ यहाँ कह रही हैं कि जो सेक्सुअल पॉलिटिक्स है वो क्या है। वो यह है कि पुरुष चूंकि खुद हीन भावना से, आगे वो बोलेंगे इस बात को कि कैसे, क्योंकि चूंकि वो खुद हीन भावना से ग्रस्त होते हैं, इसलिए वे अपने उस हीन भावना को छुपाने के लिए दूसरे को हीन घोषित करते हैं। तो स्त्रियां दरअसल हीन होती नहीं हैं, बल्कि पुरुष उन्हें हीन घोषित करते हैं। इसके पीछे उनका स्वयं का मनगढ़ंत कथित उच्चताबोध काम कर रहा होता है। कोट वो लिखती हैं, संभवतः जब प्रोफेसर औरतों की हीनावस्था पर थोड़ा ज्यादा ही जोर देते हैं, तो उनकी चिंता में औरतों की हीनावस्था नहीं बल्कि अपनी उच्चावस्था होती है। इसी की रक्षा वे अपेक्षाकृत गर्म दिमाग के साथ और बहुत अधिक जोर देकर करते हैं, क्योंकि यह उनके तय अमूल्य रत्न है। यानी कि अपनी हीनावस्था को छुपाने के लिए दूसरे को हीन घोषित करना, ये एक बहुत बड़ी दुष्टतापूर्ण राजनीति है। अगला बिंदु, वर्जीनिया वुल्फ अपने लेखन में बार बार इतिहास के पुनर्लेखन की बात उठाती है। इतिहास का यह पुनर्लेखन औरत को बराबरी के स्तर पर लेते हुए होगा। ये महत्वपूर्ण चीज है, रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री। वर्जीनिया वुल्फ का अगला बिंदु है, अपने साहित्यिक सिद्धांतों के क्रम में अंत में वर्जीनिया वुल्फ अंग्रेज कवि कॉलरिज के मार्फत रचना प्रक्रिया में स्त्री और पुरुष दोनों रचनाकारों में उभय लिंगीयता कैसे आती है इसका जिक्र करती है। बहुत शानदार सिद्धांत वर्जीनिया वुल्फ ने दिया, उभय लिंगीयता। आगे ये एक बहुत ही एक तरह की टर्मिनोलॉजी है ये, आगे इसका जिक्र करती है। वो कहती है, एक तरह से यह उभय लिंगीयता यह का सिद्धांत वर्जीनिया वुल्फ का सबसे बड़ा आलोचनात्मक अवदान है। उभय लिंगीपन की चिंता उनका एक बड़ा कंसर्न रहा है। यह स्थापना अ रूम ऑफ वंस ओन में ही नहीं, उनके अन्य रचनात्मक साहित्य में भी अपनी जगह बनाती देखी जाती है। जैसे ऑरलैंडो उपन्यास में, थ्री गिनीज में वे अपनी इस अवधारणा को और आगे विकसित करती हैं। संक्षेप में उनकी इस अवधारणा का सार यह है कि कोट, उभयलिंगी मस्तिष्क अनुनादी और सूक्ष्म रंध्र होता है कि यह भावनाओं को बिना किसी अड़चन के संप्रेषित कर देता है, कि यह स्वभावतः सृजन धर्मी, उद्दीप्त और अविभाजित होता है। आगे भी लिखती है, कोट, पूरी तरह विकसित मस्तिष्क की एक पहचान यह है कि यह किसी लिंग के बारे में विशेष तौर पर या अलग से नहीं सोचता, अनकोट। यह दरअसल डिजेंडर की अवधारणा है। जैसे डी क्लास डी कास्ट होता है, उसी तरह यह डिजेंडर होना है। यानी कि स्त्री को स्त्री के रूप में ना लेकर के लेखक के रूप में लिया जाए, पुरुष को पुरुष के रूप में न लेकर के लेखक के रूप में लिया, यानी कि डिजेंडर, डेंजर और जेंडर न्यूट्रल होना, ये उसी श्रेणी की चीज है। आगे वो लिखती है, कोट, लिखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अपने लिंग के बारे में सोचना घातक है। शुद्ध सादा रूप से मर्द या औरत होना ही दरअसल खतरनाक है, दरअसल घातक है। किसी को भी जनाना मर्दाना या मर्दाना जनाना होना चाहिए, यानी कि जनाना भी हो मर्दाना भी, मर्दाना भी हो जनाना भी, अनकोट। इस क्रम में सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि इस मामले में स्त्री लेखिकाओं के लिए किसी प्रकार की कोई छूट या एक्सक्यूज वे नहीं चाहती। उनका तर्क है कि ऐसा चाहने का सबसे घातक परिणाम यह हो सकता है कि आपकी प्रतिभा, मौलिकता और उर्वरता ही नष्ट होने की प्रक्रिया में आ जाए। वे लिखती है, कोट, किसी औरत के लिए अपनी तकलीफ पर थोड़ा भी जोर देना, यहाँ तक कि किसी उद्देश्य के लिए न्याय की गुहार करना, किसी भी तरह औरत के बतौर सचेत होकर बोलना घातक है। ये बहुत बड़ी बात वर्जीनिया वुल्फ कहती है। ये कोटेशन उनका चल रहा है। घातक शब्द का मैं लाक्षणिक प्रयोग नहीं कर रही हूँ,
क्योंकि ऐसे सचेत पूर्वाग्रह के साथ लिखी हुई कोई चीज मर जाने के लिए अभिशप्त है, उसकी उर्वरता नष्ट हो जाती है। अनकोट। अगला बिंदु है, वर्जीनिया वुल्फ की साहित्य आलोचना और स्त्री चिंतन का अत्यंत ही सशक्त पक्ष यह है कि वे साहित्यिक रचना में व्यक्त या चित्रित यथार्थ और वास्तविक दुनिया में मौजूद यथार्थ के बीच फर्क करके चलती है। हिंदी में एक प्रसिद्ध कथाकार जिसे कहानी का पाठ बनाम पदार्थ का पाठ के नाम से अभिहित करते हैं, वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं कि साहित्य में चित्रित औरत बहुत ही आदर्श और महान जैसी दिखाई देती है, विशेषतः पुरुषों के साहित्य में, क्योंकि अभी तक ज्यादा साहित्य उन्होंने ही लिखा है। वस्तु स्थिति इससे बहुत भिन्न है। ये बहुत दूसरी तरह की बात वर्जीनिया वुल्फ कह रही हैं कि जो कुछ साहित्य में हमें स्त्री दिखाई देती है जिस रूप में, वास्तविकता उससे बहुत भिन्न है, वस्तु स्थिति इससे बहुत भिन्न है। वर्जीनिया वुल्फ का यह कथन एक तरह से उनके समस्त चिंतन का सार तत्व है। उनकी आंतरिक पीड़ा इस गद्यांश में बखूबी महसूस की जा सकती है। कोट, इस तरह एक विचित्र मिश्रित अस्तित्व पैदा होता है। काल्पनिक रूप से उसका महत्व सर्वोच्च है, व्यवहारिक रूप से वह पूर्णतः महत्वहीन है। कविता में पृष्ठ दर पृष्ठ वह व्याप्त है, इतिहास से वह अनुपस्थित है। कथा साहित्य में वह राजाओं और विजेताओं की जिंदगी पर राज करती है, वास्तविकता में वह उस किसी भी लड़के की गुलामी करती है जिसके माँ बाप उसकी उंगली में एक अंगूठी ठूंस देते हैं। साहित्य में कुछ अत्यंत प्रेरक शब्द, कुछ अत्यंत गंभीर विचार उसके होठों से झरते हैं। असली जिंदगी में वह कठिनाई से पढ़ सकती है, कठिनाई से बोल सकती है और अपने पति की संपत्ति है। ये वास्तविकता है। यानी कि साहित्य का अध्ययन हम इसी वास्तविकता के संदर्भ में करें। साहित्य कोई आदर्श का बखान करना नहीं होता, साहित्य यथार्थ की व्याख्या होती है। इसलिए वर्जीनिया वुल्फ के इन विचारों का महत्व है कि हम जो वास्तविक यथार्थ दुनिया में दृश्यमान है उसी को साहित्य में लाएं और कोई अतिशयोक्ति, कोई सुपर स्ट्रक्चर, कोई इस तरह की आदर्शवादी मूर्ति स्त्री की ना गढ़ें जो कि वास्तव में होती नहीं। तो ये थी वर्जीनिया वुल्फ। अगली जो पश्चिमी दुनिया की चिंतक हैं और सबसे महत्वपूर्ण जिनको माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण जिनको माना जाता है, वो है सिमोन द बोवार। पेरिस, फ्रांस में 9 जनवरी 1908 को जन्मी सिमोन का पूरा नाम सिमोन लूसी अर्नेस्टाइन मेरी बर्ट्रैंड द बोवार था। 78 साल की उम्र में पेरिस में ही 14 अप्रैल 1968 को उनकी मृत्यु हुई। सिमोन एक फ्रेंच लेखिका थी, वे उपन्यासकार थी, दर्शन शास्त्र की विशेषज्ञ थी। उन्होंने राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं एवं मुद्दों पर प्रभूत लेखन किया, यात्रा वृत्तांत, जीवनी तथा आत्मकथाएं भी लिखी। सिमोन प्रसिद्ध अस्तित्ववादी दार्शनिक जियां पाल सार्त्र से अत्यधिक प्रभावित रही। सार्त्र के साथ साथ हीगेल और लेबनीज का भी उन पर पर्याप्त प्रभाव था। सिमोन को अस्तित्ववादी स्त्रीवाद का जनक माना जाता है। वे फ्रांसीसी नारीवाद की भी पुरस्कर्ता थीं। मूलतः वे वामपंथी थीं, पश्चिमी वामपंथ का एक जाना माना चेहरा। मुख्य रूप से वे राजनीतिक दर्शनशास्त्र की अध्येता और विशेषज्ञ थीं। पश्चिम में स्त्रीवाद की पर्याय वे मानी गई। स्त्रीवादी नैतिकता उनकी प्रमुख वैचारिकता थी, अस्तित्ववादी नैतिकता उनका दूसरा प्रिय विचार बिंदु था। सिमोन ने लगभग 25 पुस्तकें लिखी। स्त्रीवादी दृष्टि से उनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है द सेकंड सेक्स। एक प्रकार से हर स्त्रीवादी विषय यानी स्त्री अध्ययन से जुड़ा हुआ व्यक्ति या स्त्री विमर्श से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस पुस्तक से अपरिचित नहीं होगा। लगभग दुनिया की सभी महत्वपूर्ण भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है और बहुत पढ़ी जाने वाली किताब है ये द सेकंड सेक्स। पहली प्रामाणिक सैद्धांतिक किताब है स्त्री चिंतन की। एक प्रकार से यह पुस्तक स्त्री के दमन की व्याख्या करने वाला, उसके कारणों की व्यापक खोज करने वाला और स्त्री की अपने नियति को समझने और अपनी समस्याओं के समाधान खोजने वाला उस समय का पहला ग्रंथ है। उस समय के स्त्रीवाद का यह आधारभूत ग्रंथ है। इसे स्त्रीवाद का संस्थापक गुटका कहा जाता है। इस पुस्तक में स्त्रीवादी अस्तित्ववाद की प्रस्थापना की गई है। इसमें एक स्त्रीवादी नैतिक क्रांति का खाका दिया गया है। यही इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है इस पुस्तक का और इसकी सार्थकता है, इसकी देन भी, इसका योगदान है। सिमोन का इस पुस्तक में आप्त वाक्य है, जो सूत्र वाक्य उन्होंने दिया है वो क्या है?
वन इज नॉट बॉर्न अ वुमेन बट बिकम्स वन। हिंदी में इसको कहेंगे, अर्थात स्त्री पैदा नहीं होती, उसे बना दिया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि औरत का दमन और उसका दूसरे नागरिक का दर्जा जन्मना नहीं होता, बल्कि यह हमारी सामाजिक संरचना की देन और पैदाइश है। सिमोन ने इस पुस्तक की भूमिका में लिखा है, कोट, औरत को औरत होना सिखाया जाता है, औरत बनी रहने के लिए उसे अनुकूल किया जाता है। तथ्यों के विश्लेषण से यह समझ में आएगा कि प्रत्येक मादा मानव जीव अनिवार्य है, एक औरत नहीं। अनकोट। इसका हिंदी में अनुवाद स्त्री उपेक्षिता के नाम से प्रभा खेतान ने किया है। ये बहुत ही अच्छी किताब है जो सबको पढ़नी चाहिए। सिमोन ने पहली बार इस विचार को जोरदारी से प्रतिष्ठित किया कि स्त्री भी पुरुष की ही तरह एक स्वायत्त व्यक्ति है। औरत शब्द के साथ जुड़ी एक तरह की नकारात्मकता का उन्होंने बलपूर्वक निषेध किया। वो लिखती हैं, कोट, जब हम मानव शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसमें पुरुष और स्त्री दोनों समाहित होते हैं। आदमी होना स्वयं एक विधेयक प्रक्रिया है, यह पारस्परिकता लिए हुए है, जबकि औरत होना केवल एक निषेध का प्रतिनिधित्व करता है। बिना किसी पारस्परिकता के यह एक सीमित संवर्ग द्वारा परिभाषित होता है। अनकोट। सिमोन के विचार पर्याप्त तटस्थ और वास्तविक हैं। ये विशेषता है उनकी कि वो आग्रहशील नहीं है, बल्कि बहुत एक तरह से तटस्थ हैं, वस्तुपरक हैं। वे अपनी अधीनता के लिए स्वयं स्त्री को दोष मुक्त नहीं करती। उनका मानना है कि, कोट, जब पुरुष ने औरत को अन्यता प्रदान की तो औरत भी सह अपराधी हो गई। बहुधा तो औरतें खुद ही अपनी इस नग्नता में संतुष्ट रहती हैं। अनकोट। सिमोन इस क्रम में पुरुष मानसिकता की भी गहरी पड़ताल करती है। एक स्थान पर वे लिखती हैं कि यह दरअसल पुरुष की ही हीन भावना है कि वह स्त्री के प्रति आक्रामक होता है। यहाँ हम देखेंगे, अभी अब आपने वर्जीनिया वुल्फ का भी कोटेशन देखा, उनकी भी मान्यता देखी, लगभग वही बात यहाँ पर सिमोन करती है। स्त्री के प्रति आक्रामक होता है, कोट, इस औरत के प्रति जो पुरुष जितना आक्रामक और घृणापूर्ण होता है, वह उतना ही अपनी हीन ग्रंथि का शिकार है। जो पुरुष औरत का अधिक अपमान करता है, वह मानसिक रूप से स्वयं अपमानित होने की आशंका से ग्रस्त रहता है। अनकोट। सिमोन अपने अध्ययन में जिन प्रश्नों से जूझती हैं, वे प्रश्न कौन कौन से हैं, जरा इस पर गौर किया जाए। ये प्रश्न ये हैं। प्रश्न उठता है, कोट, प्रश्न उठता है कि कैसे एक व्यक्ति स्त्री की स्थिति में रहते हुए परितोष पा सकता है, कौन से रास्ते उसके लिए खुले होते हैं और कौन से बंद। वह कैसे उस आत्मनिर्भरता को प्राप्त करे जिससे स्त्री की स्वाधीनता को सीमित करने वाली परिस्थितियों का सामना किया जा सके। ये कुछ ऐसे मौलिक प्रश्न हैं जिनका संबंध स्त्री के अस्तित्व और उसकी स्वतंत्रता से है। अनकोट। स्पष्ट है कि सिमोन द बोवार का स्त्री चिंतन अपने समय को समेटने के साथ साथ अपने समय से बहुत आगे का था। इसके बाद अगला जो नाम हमारी निगाह में है वो है बेट्टी फ्रीदन। पियोरिया, इलिनोइस, संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 फरवरी 1921 को जन्मी बेट्टी फ्रीदन का मूल नाम बेट्टी नाओमी गोल्डस्टेन था, जो कार्ल फ्रीदन के साथ विवाह करने पर बेट्टी फ्रीदन हो गई। बेट्टी फ्रीदन की मृत्यु 85 वर्ष की उम्र में 4 फरवरी 2006 को वाशिंगटन डीसी में हुई। अमेरिकी लेखिका, कार्यकर्ता और स्त्रीवादी विचारक बेट्टी फ्रीदन की प्रसिद्धि का आधार उनकी पुस्तक द फेमिनिन मिस्ट्री बनी, जो सन 1963 में आई। फ्रीदन का दूसरा बड़ा योगदान यह रहा कि उन्होंने 1966 में नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वीमेन की सह संस्थापिका की भूमिका निभाई और इसकी प्रथम अध्यक्ष चुनी गई। इस संगठन का सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि अमेरिकी स्त्रियों को अमेरिकी समाज की मुख्य धारा में लाया जाए और पुरुषों के साथ पूरी तरह बराबर की भागीदारी निभाई जाए। बेट्टी फ्रीदन का जो महत्वपूर्ण योगदान और उल्लेखनीयता है वो यह है कि वे आंदोलन से बहुत गहरे से जुड़ी हुई थी।
एक स्त्रीवादी कार्यकर्ता के रूप में बेटी फ्रीदन ने अमेरिका में स्त्रियों को वोट का अधिकार मिलने की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर सन 1970 में स्त्रियों की एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल आयोजित की। इस हड़ताल से स्त्रीवादी आंदोलन को बहुत बल मिला। फ्रीदन ने सन 1971 में अन्य प्रमुख स्त्रीवादियों के साथ मिलकर नेशनल वीमेंस पॉलिटिकल कॉकस की स्थापना की। फ्रीदन लंबे समय तक अमेरिका की जानी मानी लेखिका और बुद्धिजीवी के रूप में प्रतिष्ठित रही। वे राजनीति में लगातार सक्रिय रही। फ्रीदन पत्रकार भी रही। उन्होंने लगभग 10 साल तक पत्रकारिता की। अपने पत्रकारीय कार्यकाल में उन्होंने स्त्रियों के मुद्दों को अपने लेखों में उठाया। फ्रीदन मूलतः मनोविज्ञान की अध्येता रही थी। फ्रीदन ने कुल 6 पुस्तकें लिखी। इनमें सबसे प्रमुख थी द फेमिनिन मिस्ट्री, जो 1963 में छपी और उस समय की बेस्ट सेलर बनी। फ्रीदन की अन्य पुस्तकों में प्रमुख थी द सेकेंड स्टेज, बियॉन्ड जेंडर एंड द फाउंटेन ऑफ एज। फ्रीदन ने आत्मकथा भी लिखी जिसका शीर्षक है लाइफ सो फॉर, जो उनकी सबसे मुख्य पुस्तक है, जिसके आधार पर उनको दुनिया भर में प्रसिद्धि मिली। वह, जैसा कि मैंने कहा आपको, वह थी द फेमिनिन मिस्ट्री। इस पुस्तक ने फ्रीदन को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। इस पुस्तक में फ्रीदन की क्रांतिकारी स्थापनाएं सूत्रबद्ध रूप से इस प्रकार दी जा सकती है, इस प्रकार उनको सूत्रबद्ध किया जा सकता है। नंबर 1, बच्चे पालना, घर संभालना ही मात्र स्त्री का कार्य नहीं है। पहली बार फ्रीदन ने इस तथ्य की ओर हमारा ध्यान दिलाया। फ्रीदन ने अपने समय के मास मीडिया, शिक्षा शास्त्रियों, मनोविज्ञानियों के खिलाफ इस मत की स्थापना की कि स्त्रियां भी पुरुषों की तरह किसी भी तरह के कार्य को करने या कोई भी पेशा, करियर अपनाने में सक्षम है। नंबर 2, औरतें इस झूठे विश्वास की शिकार हैं कि उनके पति एवं बच्चे ही उनकी पहचान और सार्थकता के आधार स्रोत हैं। ये बहुत बड़ी बात उस समय 20वीं शताब्दी के मध्य में कहने वाली अकेली फ्रीडन थी, जिन्होंने ये कहा कि स्त्री की पहचान उसके स्वयं के व्यक्तित्व से होनी चाहिए, संबंधों से नहीं, पति या बच्चों से नहीं। तो एक बार फिर देखें इसे, औरतें इस झूठे विश्वास की शिकार हैं कि उनके पति एवं बच्चे ही उनकी पहचान और सार्थकता के आधार स्रोत हैं। इस व्यवस्था में स्त्री पूरी तरह अपनी पहचान खो देती है, अपने स्वयं के अंदर भी और परिवार में भी। अगला बिंदु है, फ्रीदन ने प्रसिद्ध मनोविज्ञानी फ्राइड के पेनिस एनवाई सिद्धांत की आलोचना और विरोध किया। यह सिद्धांत पुरुष वर्चस्व का मनोवैज्ञानिक आधार तैयार करता है। बेटी फ्रीदन का सबसे बड़ा योगदान यह रहा कि वे मात्र एक बुद्धिजीवी एकेडेमिशियन नहीं थी, बल्कि वे फील्ड की एक सशक्त और नेतृत्व क्षम सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट थीं। उन्होंने स्त्रियों को जागरूक और सक्रिय करने के मकसद से कार्यशालाएं कराईं। उन्होंने उन कानूनों एवं सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन चलाए जो औरतों पर तरह तरह के दमनकारी प्रतिबंध लगाते थे। फ्रीदन के बाद अगला जो नाम आता है, महत्वपूर्ण नाम पश्चिमी स्त्री चिंतन में, वो है जर्मेन ग्रीयर। 29 जनवरी 1939 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबॉर्न में जन्मी जर्मेन ग्रीयर 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की स्त्री आंदोलन की दूसरी लहर की नामचीन हस्तियों में गिनी जाती हैं। अभी वे इंग्लैंड में रहती हैं। मूलतः वे अंग्रेजी साहित्य की विशेषज्ञ हैं और वारविक विश्वविद्यालय और न्यूनहम कॉलेज कैम्ब्रिज में महत्वपूर्ण अकादमिक पदों पर रही है। जर्मेन ग्रीयर की पहली किताब द फीमेल यूनक ही थी, जिससे पूरी दुनिया में वे प्रसिद्ध हुई और स्त्रीवाद में नई बहसों को जन्म दिया। द फीमेल यूनक 1970 में प्रकाशित हुई और छपते ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक बिक्री वाली बेस्ट सेलर किताब बन गई। इस पुस्तक में उन्होंने वीमनहुड और फेमिनिटी जैसी अवधारणाओं के व्यवस्थित विखंडन पर यह कहते हुए जोर दिया कि स्त्रियों को समाज ऐसे समर्पणकारी, आज्ञाकारी भूमिकाओं में रहने को विवश करता है जो पुरुष की फैंटेसीज को तुष्ट करने हेतु स्त्रियों के लिए बाध्यकारी मानी जाती है। जर्मेन ग्रीयर ने 10 पुस्तकें लिखी, जिनमें ये 6 प्रमुख हैं। द फीमेल यूनक 1970, सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, द चेंज वीमेन, एजिंग एंड द मेनोपॉज, द वोन वीमेन,
शेक्सपियर्स वाइफ, और छठी है व्हाइट पीच, द रेन फॉरेस्ट ईयर्स। जर्मेन ग्रियर की इन सभी पुस्तकों की विषय वस्तुओं के अंतर्गत साहित्य, स्त्रीवाद और पर्यावरण आते हैं। यानी 3 मुख्य उनके विषय हैं। जर्मेन ग्रियर की प्रमुख स्थापनाओं को हम निम्न बिंदुओं में संग्रहित कर सकते हैं, वो इसको समराइज कर सकते हैं। नंबर 1, स्त्रियों को अपनी कामेच्छा से जबरन बरजा गया है, अलगाया गया है, उन्हें उनकी इच्छाकारिता, यौनिकता से रोका गया है। ये पहली बार सेक्सुअलिटी के हिसाब से स्त्री नियति पर किसी ने विचार किया। स्त्रियां अपनी यौनिकता के प्रति सशंकित रहती हैं। पशुओं की तरह उनकी स्थिति अपने मालिक की सेवा या इच्छापूर्ति के लिए बने होने से ज्यादा की नहीं है। स्त्रियों को यौनिकता के मामले में निष्क्रियता का पाठ पढ़ाया गया है। यह निष्क्रियता आगे चलकर पूरे जीवन की गतिविधियों को प्रभावित करती है। स्त्री की यौनिच्छा मात्र प्रतिक्रियात्मक नहीं है, प्रतिक्रियात्मक का ही दूसरा अर्थ निष्क्रियता है। स्त्री की यौनिच्छा के मात्र प्रतिक्रियात्मक होने की अवधारणा को अस्वीकार किया जाना स्त्री मुक्ति के लिए आवश्यक है। ये जर्मेन ग्रियर की जो किताब है उसका हिंदी अनुवाद हिंदी में हुआ है। हिंदी अनुवाद जो मधुबी जोशी ने किया है, विद्रोही स्त्री के नाम से। बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक किताब है। अगला बिंदु, स्त्री कोई यौन वस्तु नहीं जिस रूप में कि अमूमन उसे देखा जाता है, वह दूसरे लैंगिक प्राणियों अर्थात पुरुष के इस्तेमाल और आस्वादन के लिए नहीं है। अगला, स्त्री की लैंगिकता, यौनिकता को केवल नकारा जाता है बल्कि उसका मिथ्या निरूपण भी किया जाता है। न केवल नकारा जाता है बल्कि उसका मिथ्या निरूपण भी किया जाता है। यह स्त्री के व्यक्तित्व को निर्मूल करने के उद्देश्य से किया जाता है। अगला पॉइंट, स्त्री के बिंब विधान में से योनि का सफाया कर दिया जाता है। यह ठीक वैसे है जैसे बाकी शरीर में स्वतंत्रता और ओज के चिन्हों का दमन कर दिया जाए। अगला, स्त्री को बधिया बनाने की एक लंबी प्रक्रिया समाज में चलाई जाती है। ये बधिया करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट, सिद्धांत इन्होंने दिया। स्त्री के लिए जिन अभिलक्षणों को प्रशंसित और पुरस्कृत किया जाता है वे कुल मिलाकर स्त्री को बधिया बनाने वाले होते हैं। स्त्री के बधियाकरण के अभिलक्षण ये हैं। क्या है? डरपोकपना, गोल मटोलपन, नजाकत, क्लांति और अति सुकुमारता इत्यादि। ये सारे गुण बहुत प्रशंसित हैं, लेकिन जर्मन ग्रियर कहती है कि ये प्रशंसा तो है लेकिन ये बधियाकरण की प्रशंसा है। अगला पॉइंट, स्वतंत्र स्त्री का पहला अभ्यास है। स्वतंत्र स्त्री का पहला अभ्यास है विद्रोह का अपना तरीका, एक ऐसी पद्धति तैयार करना जो उसकी अपनी स्वतंत्रता और मौलिकता का प्रतिबिंबित करे। अगला, स्त्रियां अपनी खोई हुई ऊर्जा को फिर से पा सकती हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है अनवरत दृष्टि संपन्न संघर्ष। एक दृष्टिवान कष्ट साध्य संघर्ष स्त्रियों को अपनाना है। जर्मेन लिखती है, कोट, संघर्ष का आनंद सुखवाद और आमोद प्रमोद में नहीं, उद्देश्य, उपलब्धि और सम्मान की उस भावना में है जो पीली पड़ चुकी ऊर्जा का पुनर्पल्लवन है, अनकोट। अगला, जर्मेन ग्रियर अपने कार्य में स्त्रियों के किसी विशिष्ट या अभिजात वर्ग से मुखातिब नहीं थी, बल्कि वे आम औरतों से मुखातिब थी जो बहुसंख्यक होती हैं। इसीलिए जर्मेन ग्रियर का विश्लेषण दुनिया की अधिकांश स्त्रियों पर लागू होता है। ये सबसे मुख्य बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वे सामान्य स्त्री को मुखातिब है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि कैसे पश्चिमी दुनिया का स्त्री चिंतन स्त्री की मूलभूत समस्याओं से, उनकी वास्तविकताओं से, उनके भविष्य और या नियति के परिवर्तन के मसले पर बहुत गंभीरता से विचार करता है और हमें एक नई दिशा देता है। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि पश्चिमी स्त्री चिंतकों का सबसे महत्वपूर्ण चिंतन 20वीं शताब्दी में सामने आया। स्त्री आंदोलन के इतिहास में, जिन्हें पहली व दूसरी लहर कहा जाता है, उस दौर में यह चिंतन सामने आया। वर्जीनिया वुल्फ, सिमोन द बोवार, बेट्टी फ्रीडन तथा जर्मेन ग्रियर अब तक की सर्व प्रमुख पश्चिमी स्त्री चिंतकों में मानी जाती है। इन चारों ही चिंतकों की विशेषता यह है कि इनका विश्लेषण, इनके निष्कर्ष, इनकी दृष्टि, इनकी तर्क प्रणाली किसी वर्ग विशेष की या सुविधा संपन्न स्त्रियों को ध्यान में रखकर नहीं चलती, बल्कि दुनिया के प्राय हर देश के, हर समुदाय, हर क्षेत्र की स्त्रियों पर वे लागू होती है।
विशेष इसलिए हिंदुस्तान में भी ये स्त्री चिंतक बहुत लोकप्रिय है। इसका कारण वस्तुतः यह है कि पितृसत्ता और पुरुष वर्चस्व की स्त्री विरोधी परिस्थितियां सारी दुनिया में हर कहीं लगभग एक जैसी हैं। दुनिया भर की स्त्रियों की नियति एक जैसी है। वस्तुतः यही कारण है कि इन चारों ही महान स्त्री चिंतकों की ख्याति पूरी दुनिया में एक जैसी है। धन्यवाद।